हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करें भाई? इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में कि भाई फार्माकोग्नोसी है क्या, ठीक है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई फार्माकोग्नोसी क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस हैं। इंडिया के अंदर जो इतनी जल्दी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली जाती, पहले हम घरेलू उपचार करते हैं। जैसे कि अगर खांसी, गला खराब है तो हम अदरक का सेवन करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो क्या करेगा, गले को सूद करेगा, ठीक है। साथ ही तुलसी तुलसी भी हम यूज करते हैं कि भाई खांसी है, गला खराब, जुकाम, इन सब में ये तुलसी और साथ ही हमारा जो अदरक है उसका सेवन किया जाएगा। साथ ही जिनको डायबिटीज है उनको नीम, ठीक है, नीम का सेवन कराया जाता है। तो ये सब हम जानते हैं कि भाई ये जो औषधियां हैं ये सारी किस किस बीमारी के अंदर यूज की जाती है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है भाई? फार्माकोग्नोसी भी यही है। फार्माकोग्नोसी बात करती है, एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, जो कि बात करती है कि भाई हमें प्लांट्स, एनिमल्स, मरीन सोर्सेस, इन सब से क्या इंपॉर्टेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट मिल सकता है, उसके बारे में ये बात करती है। या सिंपल अगर बात करें तो फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंसेस की, जो कि बात करती है प्लांट्स, एनिमल्स, मरीन सोर्सेस से मिलने वाली मेडिसिन के बारे में। ठीक है, ये हम समझ गए। साथ ही ये और किसके बारे में बताती है? ये हमें बताती है कि भाई प्लांट है तो उसका कौन सा पार्ट जरूरी है हमारे लिए, उसका हम कल्टीवेशन कैसे करें, उसका कलेक्शन कैसे करें, उससे हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर एक्सट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है, साथ ही उसका इवेल्युएशन कैसे करें। ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे प्लांट से भी कैसे इवेल्युएट करें, एनिमल से कोई चीज मिल रही है तो उसका कैसे इवेल्युएशन करें। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा हमें? फार्माकोग्नोसी एक पूरा सब्जेक्ट है, वो बताएगा। फटाफट हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर वही लिखा है जो अभी हमने बात करी कि भाई फार्माकोग्नोसी ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंसेस की दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स जो कि मिलते हैं नेचुरल सोर्सेस जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मरीन ऑर्गेनिज्म से। क्लियर बात है। उसके बाद हमने क्या बात करी कि भाई ये और बताता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेस कैसे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जाने, उनका इवेल्युएशन कैसे करें और उनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी बताएगा। इतना ओवरव्यू बहुत है फार्माकोग्नोसी के लिए। 2 नंबर की डेफिनेशन फिक्स है, बिल्कुल इस पर ध्यान देना है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद आता है बात भाई हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। अगर बात करें कि भाई फार्माकोग्नोसी का इतिहास बताइए तो सबसे पहले भारत का नाम आएगा, क्योंकि भारत बहुत एडवांस था अपने टाइम पे। सतयुग से लेकर आज तक की बात करें तो भारत की जो औषधि और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है वो बहुत सिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। एंशिएंट इंडिया, आयुर्वेद, हमारे वेद में से एक आयुर्वेद है जिसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन चरक का है। चरक ने अपनी अलग किताब भी लिखी थी, चरक संहिता, जिनके बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई हमारी जड़ी बूटियां कौन सी काम की हैं, उनसे क्या हमको मिलता है, ठीक है, और वो किस बीमारी में यूज आएगा। साथ ही सुश्रुत जी, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी आज से 100-200 साल पहले, और बताया था कि कौन सी औषधियां काम की हैं और कैसे प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। पहले थे जिन्होंने पूरे विश्व में क्या की, प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट भी बहुत फेमस रहा है अपनी दवाइयों के बारे में। ज्योग्राफी के हिसाब से अलग औषधियां उगती हैं उधर, तो उसमें ईबर्स, पेपिरस आए जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया हर्बल मेडिसिन जो कि इजिप्ट में क्या करती थी, मिला करती थी। ठीक है, एंशिएंट ग्रीस, हिपोक्रेट्स एंड डायोस्कोराइड्स प्रोमोटेड मेडिसिनल प्लांट्स। अब देखिए ये जो 2 नाम दे रखे हैं ये हमारे क्या है भाई, बहुत काम के हैं। हिपोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, डायोस्कोराइड्स ये है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल शॉर्ट आंसर में सीधा सीधा सवाल है कि भाई फादर ऑफ मेडिसिन, ये हमारे हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायोस्कोराइड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद 1815 में लिखा है CS सिडलर,
इंट्रोड्यूस द टर्म फार्माकोग्नोसी। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन शॉर्ट आंसर में बिल्कुल आ सकता है कि भाई किसने टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी, तो दी थी C.A. सिडलर ने। तो हिप्पोक्रेट्स हमारे क्या हो गए भाई, फादर हो गए किसके, मेडिसिन के, फादर मेडिसिन, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। डायोस्कोराइड्स हमारे हो गए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी के फादर हो गए। साथ ही हमारे जो ये C.A. सिडलर, इन्होंने तो टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी, तो हमको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न एरा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब ने और क्या किया, नेचुरल ड्रग रिसर्च को और बढ़ावा दिया। हम तो जानते हैं भाई क्रोमेटोग्राफी क्या है भाई, सेपरेशन टेक्निक है, इवैल्यूएशन टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इवैल्यूएशन टेक्निक है, केमिकल कंपाउंड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जैसे कि हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री, ये सारी चीजें हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं भाई, नाम से पता चल रहा है कि जो माइक्रोब्स को यूज करके हम क्या करते हैं भाई, इसमें दवाइयां बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करें प्रेजेंट स्टेटस की, क्या बात हो रही है भाई, देखिए आज नेचुरल मेडिसिन वाइडली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत कम है, ठीक है। हर्बल मेडिसिन, न्यूट्रासूटिकल्स, ठीक है, प्लांट बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स आर रैपिडली ग्रोइंग, ठीक है, बहुत ग्रो कर रहा है ये मार्केट। फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च। ये क्या बात हो रही है भाई, फार्माकोग्नोसी की इंपॉर्टेंस बता दी कि भाई क्वालिटी कंट्रोल, अभी हम बात करके आए हैं कि भाई हमको बताता है कि ड्रग कैसे मिलेगा, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उससे क्या पता चलेगा भाई, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बता रहा है हमको, फिर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी बता रहा है कि भाई ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी, और नए नए औषधियां हम निकाल सकते हैं, रिसर्च होती है, ठीक है। अब बात करें भाई स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी के क्षेत्र कि कहां कहां ये यूज कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मतलब कच्चे जो औषधियां हैं जिन पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की, एकदम रॉ चीज, उनका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, उनको उगाने में कि भाई हमको पूरा इंश्योर करना पड़ता है कि किस कंडीशन में ये उगती है, कितने तापमान में ये उगती है, कौन सी सॉइल इनको चाहिए, ठीक है, क्या क्या इनको हमको फर्टिलाइजर या देने हैं, क्या सब करना है, ठीक है। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, कलेक्ट करना, कैसे कलेक्ट करना है भाई, ये जो पौधा होगा इसका हमारे पत्ते काम के हैं या स्टेम काम की है या फ्रूट काम का है या फ्लावर काम का है, वो उस हिसाब से कलेक्शन होगी, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर उसी हिसाब से उनको स्टोर किया जाएगा। फिर आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, अब भाई अलग अलग तरीके हैं एक्सट्रैक्ट करने के, हम सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं भाई, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन है, डिकॉक्शन है, बॉइलिंग है, ठीक है ना। तो उससे अब जो ये प्लांट के पौधे हमको मिल गए हैं, पार्ट्स मिल गए हैं प्लांट के, तो इनसे क्या करना है भाई, एक्टिव कंपोनेंट जिसको हम मेडिसिन मान रहे हैं वही तो एक्सट्रैक्ट करना है। आइसोलेशन का मतलब है अलग करना। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन समझ गए। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है आज की डेट में देखा जाए तो, ठीक है ना। कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रासूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स मतलब वही प्रोडक्ट्स जो हम क्या लगाते हैं, जनरली टॉपिकली लगाते हैं, ताकि क्या हो भाई, उससे सुंदरता और लगे, ठीक है। और साथ ही उसमें हम ऐसा भी डाल सकते हैं कि उसके अंदर कोई मेडिकेशन डाल सकते हैं ताकि स्किन और बेहतर हो जाए, ठीक है। न्यूट्रासूटिकल्स क्या होते हैं भी, न्यूट्रासूटिकल्स में कोई ऐसा एक्टिव ड्रग नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन की गोली आती है, कैल्शियम की गोली आती है, तो वो सब क्या किस में आएंगे, न्यूट्रासूटिकल्स में आएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में करियर अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सब में क्या है भाई, फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर क्या होगा, जॉब्स भी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अब देखिए बात की जा रही है क्लासिफिकेशन। देखिए ड्रग्स बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, सब में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं। अब उनको क्लासिफाई करना पड़ता है कि भाई कोई हमारे कंफ्यूजन पैदा ना हो, हम सारे ड्रग्स को अलग अलग कर दें, ठीक है, ताकि उनको आसानी से हम यूज कर सके, आसानी से हम सबकी नॉलेज अपने पास कलेक्ट करके रख पाए। तो सबसे पहला तरीका आता है भाई क्लासिफिकेशन करना। कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे।
आइए पढ़ते हैं क्या। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करना। इस मेथड में ड्रग्स को अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंग्लिश, लैटिन और लोकल नेम्स। ड्रग का जो नाम है उसका जो पहला लेटर है उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, ड्रग को क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, फीचर्स इसके क्या है भाई, देखिए वेरी इजी टू यूज है, यूजफुल इन फार्माकोपियास एंड रेफरेंस बुक्स, क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थेराप्यूटिक एक्शन। पर इसमें एक दिक्कत क्या आई भाई, नाम के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे एलोवेरा, तो एलो यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सबसे किस में आ जाएगा, ए नाम वालों में, उसका ग्रुप हो गया ए। ठीक है, अब कोई ड्रग बी से चालू हो रहा है तो उसको बी ग्रुप में रख देंगे। सी से चालू होता है जैसे सिंकोना, ठीक है, तो उसको रख देंगे सी ग्रुप में। तो इससे ये तो पता नहीं चल रहा कि भाई ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, थेराप्यूटिक एक्टिविटी इनकी क्या है उसके बारे में तो पता नहीं चल रहा। ठीक है ना, तो हम ये समझ गए कि यही बोला है कि भाई नाम, देखिए नाम से तो ये क्लासिफाई कर रहा है पर थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बारे में कोई अंदाजा नहीं दे पा रहा, इसीलिए इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखे, एलो, ए से एलो और डी डिजिटलिस, यानी डी से डिजिटलिस डी में वाले में चला जाएगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या करता है भाई, ड्रग्स को अरेंज करता है, कैसे, उनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार। हम सब जानते हैं भाई, क्लास 9th में हम पढ़ के आए एवोल्यूशन चैप्टर, उसके बाद हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। प्लांट किंगडम में क्या था भाई, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। एनिमल किंगडम में क्या, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो देखिए वैसी हायरार्की बना के रखी है, मतलब किंगडम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, टेक्सोनॉमिकल के हिसाब से। भाई सबसे ऊपर आता है किंगडम, उसके बाद आती है डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे हम बात करें कि भाई जैसे डायनासोर हुआ करता था, टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है, तो टायरेनोसोरस क्या थी उसकी भाई, उसकी जीनस, ठीक है, रेक्स क्या थी उसकी स्पीशीज। हम समझ गए भाई, ठीक है ना। वैसे ही ये सब क्या है, इस तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, फीचर्स देखिए, बोटेनिकल नेम के हिसाब से क्या करते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक, बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम इनको सेपरेट करते हैं। यूजफुल है मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी के लिए, आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड स्पीशीज को। ठीक है, एडवांटेजेस देखें, साइंटिफिकली एक्यूरेट है, यूजफुल है प्लांट आइडेंटिफिकेशन में, ये इसका फायदा है, शोज रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। ठीक है, डिसएडवांटेज देखिए, नॉट सुटेबल फॉर एनिमल और मिनरल ड्रग्स, एनिमल और मिनरल ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है। ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में बी प्लेस्ड टुगेदर, अब एक प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, दोनों हमारे काम की हो सकती हैं, तो क्या होगा, उनको एक साथ ही रखना पड़ेगा, उससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखें, सेना, उसकी फैमिली आती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो अब और भी जो ड्रग्स होंगे जिनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होगी, तो वो सेना के क्या होगा, सेना के रिलेशन में होगा। ठीक है, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेना के मिलती जुलती ही होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेक्सोनॉमी के हिसाब से सेपरेशन करना। फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखकर क्लासिफाई करना। जैसे देखें, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अपीयरेंस और प्लांट पार्ट यूज। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके हिसाब से क्या करते हैं भाई, सेपरेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखें हम, जैसे देखें प्लांट पार्ट, लीव्स सेना, ठीक है, बार्क सिनेमन, सिनेमन क्या होता है, दालचीनी, रूट लिकोरिस, राइजोम जिंजर, ठीक है ना, फ्लावर्स क्लोव, क्लोव जो होता है वो ड्राइड फ्लावर होता है, ठीक है, बड स्टेज में होता है, वो उसको ड्राई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोव बोल देते हैं। फ्रूट कौन क्या होता है भाई, फेनल, ठीक है, सीड नक्स वोमिका। तो ये क्या करा भाई, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्या कर लिया हमने, सेपरेशन कर लिया। ठीक है ना, तो हम आगे की बात करें, अब जैसे राइजोम हमने बात करी कि राइजोम में जिंजर आ रहा है, तो राइजोम में और क्या आ सकता है भाई, टर्मरिक आ सकती है राइजोम के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए,
ये हमारे हो गए भाई मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जैसे लीव्स बोला था इसमें कि लीव्स आते हैं सेना के काम के, ठीक है, तो लीव्स और कौन से प्लांट के काम के हैं भाई? नीम, तुलसी, इसके भी लीव्स काम के हैं। तो कैसे क्लासीफाई कर लिया भाई? हमने एक पार्ट पकड़ लिया प्लांट का कि भाई लीव्स, उसके हिसाब से एग्जांपल देखे, सेना हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्लासीफाई कर लिया। यूजफुल है ड्रग कलेक्शन और स्टोरेज के लिए, आइडेंटिफिकेशन में भी काम मदद करता है ये, ठीक है। डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट केमिस्ट्री क्या हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। अब जैसे इधर बात करी है सेना की, ठीक है, सेना क्या आता है भाई? लैक्सेटिव ड्रग है, स्टूल, बॉडी से स्टूल पास कराने में, कब्जी में इसको लेते हैं ताकि बॉडी से क्या हो, स्टूल पास आसानी से हो जाए, ठीक है। अब वैसे नीम है, नीम कड़वी होती है, उसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट है। तुलसी, अब तुलसी किस में यूज आती है भाई? गला खराब, जुकाम, उसके अंदर यूज आती है तुलसी, ठीक है ना। और तुलसी वुंड हीलिंग में भी काम करती है, ठीक है। नीम एंटीसेप्टिक भी है। तो सेना तो क्या है? लैक्सेटिव है, नीम एंटीसेप्टिक है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। तो देखिए केमिकली तो क्या है, दोनों बहुत अलग हो गए, काम तो दोनों बहुत अलग करें, पर रख किसमें दिया उसको? लीव्स में रख दिया, क्योंकि भाई नीम के भी लीव यूज होते हैं, सेना के भी लीव यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिंजर राइजोम है, क्लो फ्लावर ब्लड है। राइजोम में और कौन सा आता है? टर्मरिक भी आती है, वो भी राइजोम है, ठीक है ना। और जिंजर क्या है? गला खराब में लेते हैं। टर्मरिक एंटीसेप्टिक है, जिंजर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देखिए अब आगे आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें मेन चीज आ गई हमारे काम की, क्या भाई? हमको तो यही है ना कि हर प्लांट कैसे काम करता है, तो उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जो बॉडी में जाकर वो इफेक्ट पैदा करेगा, उस हिसाब से सेपरेशन कर दिया आप, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है भाई? ड्रग्स को ग्रुप किया जाएगा उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से या थेराप्यूटिक इफेक्ट के हिसाब से। जैसे देखें लैक्सेटिव, उसमें सेना आ गया, ठीक है। कार्मिनेटिव में फेनल आ गया, एंटी मलेरिया में सिंकोना आ गया, कार्डियोटोनिक में क्या आ गया भाई? डिजिटलिस आ गया। तो ये सब क्या है? लैक्सेटिव मतलब स्टूल को पास कराने वाला, कार्मिनेटिव भाई एंटी मलेरियल, मलेरिया में दिए जाने वाला ड्रग, कार्डियोटोनिक मतलब हार्ट हेल्थ मेंटेन करने वाला ड्रग, ठीक है। तो ये क्या हो गए? इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए, उस हिसाब से कर लिया हमने, ठीक है। जैसे जिंजर था, वो एंटी इंफ्लामेटरी में डाल सकते हैं उसको, साथ ही उसको जो टर्मरिक है उसको भी हम एंटी इंफ्लामेटरी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर दिया हमने? फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूजफुल फॉर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, एडवांटेज है इसका, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट। अब भाई सीधा सीधा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही बता दिया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ड्रग दे सकते हैं कि कोई पेशेंट आया भाई उसके हार्ट में प्रॉब्लम, तो उसको डिजिटलिस दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है। इजी टू अंडरस्टैंड थेराप्यूटिक यूजेस। डिसएडवांटेज, एक ड्रग के अलग अलग एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स विद डिफरेंट केमिस्ट्री में बी ग्रुप्ड टुगेदर। अब ड्रग्स जिनकी केमिस्ट्री बहुत अलग है आपस में, ठीक है, उनको भी क्या किया जा सकता है? साथ में रखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे सामने दे चुके हैं हम। केमिकली क्लासीफाई करना, भाई अब हम जान गए कि भाई प्लांट्स हैं उनके अंदर केमिकल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से क्लासीफाई करना। जैसे देखिए मेजर केमिकल ग्रुप्स कौन से होते हैं? एल्कलॉइड होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, टेनिन और रेजिन्स, ठीक है। ये सब क्या है? इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। इसके बारे में आगे जाके हम और डीपली पढ़ेंगे, पर अभी के लिए केवल ओवरव्यू समझ लेते हैं कि भाई केमिकल के हिसाब से, केमिकल्स जो इसके अंदर होंगे उसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जिनके अंदर एल्कलॉइड्स की मात्रा ज्यादा है उनको एल्कलॉइड्स में रखा गया, ग्लाइकोसाइड्स की मात्रा जिनमें ज्यादा है वो उसको किस में रखा गया? ग्लाइकोसाइड्स में रखा गया। इस हिसाब से क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। साइंटिफिकली एक्यूरेट है, एक्सट्रैक्शन में मदद करेगी, क्वालिटी कंट्रोल में भी मदद करता है, रिसर्च में भी मददगार है। डिसएडवांटेज देखें, केमिकल कंपोजिशंस में वेरी, सम ड्रग्स कंटेन मोर देन वन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स है जिनमें एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगी? दिक्कत आ सकती है। अब अगला आता है भाई सबसे एक्यूरेट तरीका, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कंबाइन करता है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को किससे? केमिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली
यूजुअली कंटेन सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स। अब इसने क्या बात करी, हम बात करके आए थे कि भाई जो टेक्सोनॉमिकल है हमारा क्लासिफिकेशन, उसमें क्या करते हैं, फैमिली के हिसाब से, स्पीशीज, जीनस, किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इधर क्या देखा इन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, जो प्लांट है, जो एक फैमिली है उसके अंदर अलग अलग प्लांट आते हैं, तो इन्होंने देखा कि एक फैमिली में जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं उनके केमिकल कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो इन्होंने उस बात को पकड़ लिया। फिर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया कीमोटेक्सोनॉमिकल, जिसने क्या किया, केमिकल क्लासिफिकेशन को कंबाइन करा किसके साथ, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के साथ, और एक काफी बैलेंस्ड परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम निकल कर आया। ठीक है, मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में इसी को यूज किया जाता है। एडवांटेजेस देखें, मोर साइंटिफिक एंड रिलायबल, यूजफुल इन ड्रग डिस्कवरी, हेल्पफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज देखें, केमिकल एनालिसिस करना जरूरी है, मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दूसरे मेथड से। जैसे कि साफ सी बात है कि भाई अल्फाबेटिकली तो हमने नाम के हिसाब से, नाम का पहला अल्फाबेट क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए ग्रुप में रख दिया, बी से स्टार्ट हो रहा है बी ग्रुप में रख दिया, यही होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या, टेक्सोनॉमिकल, सीधा फैमिली के हिसाब से सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है भाई, इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ ले लिया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड बन गया है, बस यही बोला गया है। एग्जाम्पल देखें, रॉ वोल्फिया, फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इंडोल एल्कलॉइड्स। ठीक है, अगली फैमिली है अगली है मेंथा, जिसकी फैमिली क्या है, लेमिएसी, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वोलाटाइल ऑयल्स। तो ये क्या बोलने का मतलब है कि ये बोल रहा है भाई जैसे कि एपोसाइनेसी जो फैमिली है, जिसका एक एग्जांपल रॉ वोल्फिया है। ठीक है, रॉ वोल्फिया किस में आता है, एपोसाइनेसी फैमिली में। तो यही बोला गया है कि जो एपोसाइनेसी फैमिली वाले होते हैं उनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इंडोल एल्कलॉइड। ठीक है, वहीं लेमिएसी फैमिली जिसके अंदर मेंथा आता है, उनके अंदर वोलाटाइल ऑयल होता है। अब एल्कलॉइड्स क्या है, वोलाटाइल ऑयल्स क्या है, भाई ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे और जानेंगे इनके बारे में, अभी के लिए तो जाने कि भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे। आगे देखें समरी टेबल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, टेक्सोनॉमिकल, बोटेनिकल और फैमिली के हिसाब से सेपरेट करता है। मॉर्फोलॉजी, प्लांट का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, लीव ले रहे, स्टेम ले रहे, उस हिसाब से। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल, भाई थेराप्यूटिक एक्शन, काम क्या कर रहा है, उस हिसाब से सेपरेशन करना। केमिकल, भाई इसमें क्या ज्यादा है, एल्कोलॉइड ज्यादा है, ग्लाइकोसाइड ज्यादा है, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन क्या ज्यादा है, उस हिसाब से। कीमोटेक्सोनॉमिकल, अब इसने दो को कंबाइन कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, पर काम कैसे कर रहा है, काम सही से कर रहा है, लेटेस्ट यही यूज करते हैं। इसमें क्या किया भाई, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिस्ट्री को मिला दिया। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखना है। अब ये क्या है, ATMPCC, निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया ताकि क्या कर सके भाई, हम याद कर सके कि हमारा काम का क्या है, मतलब याद कर सकते हैं कि किन तरीकों से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यह था हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम डिस्कस कर लिया है भाई फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। ठीक है, साथ ही हमने क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स पे जरूर आपको ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन पर एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर में सवाल जरूर आएगा, फिक्स है, जरूर ध्यान से इसको पढ़कर जाएं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी हमारी वीडियो पर आप जरूर करें, कोई भी क्वेरीज हो आपकी, हम उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।